हेलो दोस्तों, आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको 16 महाजनपद और उसके बाद जो मगध का उत्कर्ष था वो हम आपको बता रखे हैं। इसमें आपको हम बताए थे कि जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद रहा था। तो इसमें आप देख रहे थे कि मगध महाजनपद में एक वंशों का क्रम चला था। तो इन वंशों के क्रम में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो वंश था वो हर्यक वंश था। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है शिशुनाग वंश, जो कि आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, या फिर ये हम कह सकते हैं कि आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद हम आपको मौर्य वंश की पूरी जानकारी दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में, है ना। तो अगर हम शिशुनाग वंश की बात करें, जो शिशुनाग थे, शिशुनाग का संबंध की अगर बात करें बाबू, शिशुनाग का संबंध का, तो ये नाग वंश से संबंधित है। अर्थात शिशुनाग का संबंध नाग वंश से था। इसीलिए इन्होंने कहा जाए कि शिशुनाग वंश का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। इस वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। और आप इनके शासनकाल में मगध की राजधानी जो थी वो परिवर्तित हुई थी। अर्थात इनके शासनकाल में अगर राजधानी की बात करेंगे हम लोग, तो जो इनका राजधानी था, इन्होंने अपना राजधानी वैशाली में बनाए थे, वैशाली में। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि शिशुनाग वंश की जो माँ थी, शिशुनाग की जो माँ थी वो वैश्य कुल से थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा तार्किक नहीं लगता है। शिशुनाग अपने शासनकाल में सबसे पहले अवंती और वत्स को जीत करके मगध के साम्राज्य में मिला लिए थे। तो आप इसे भी लिख लीजिए कि शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध में मिला लिए थे। मगध साम्राज्य में मिला लिए। अर्थात इन्होंने अपने शासनकाल में दो क्षेत्र को, एक अवंती और एक वत्स को जीते थे। अवंती को जीतने से हुआ यह कि मगध साम्राज्य का पश्चिमी सीमा मलावा तक फैल गया। तो आप इसे भी लिख लीजिए, है ना। अवंती को जीतने के बाद मगध साम्राज्य का पश्चिमी जो सीमा था, मगध साम्राज्य का जो पश्चिमी सीमा था वो फैल करके मलावा तक हो गया। पश्चिमी सीमा का विस्तार मलावा तक हो गया था, मलावा तक हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शिशुनाग थे वो किस प्रकार से अवंती को जीते, और जीतने के बाद जो मगध साम्राज्य का जो सीमा था वो मलावा तक फैल गया। इस समय तक आते आते कौशल भी मगध की अधीनता को स्वीकार कर चुका था, और उत्तर भारत के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो मगध को एक अच्छे तरीके से कड़ी टक्कर दे सके। तो शिशुनाग के मृत्यु के बाद कहा कि अगले जो मगध साम्राज्य के शासक होते हैं वो इनका पुत्र होते हैं काला शोक। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे काला शोक के बारे में। काला शोक कौन था? तो भाई ये शिशुनाग का पुत्र था, जो अगले मगध साम्राज्य के शासक बनते हैं, काला शोक। तो हम लोग पढ़ेंगे काला शोक के बारे में। काला शोक कौन था भाई? हेलो दोस्तों, आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको 16 महाजनपद
और उसके बाद जो मगध का उत्कर्ष था वो हम आपको बता रखे हैं। इसमें आपको हम बताए थे कि जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद रहा था। तो इसमें आप देख रहे थे कि मगध महाजनपद में एक वंशों का क्रम चला था। तो इन वंशों के क्रम में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो वंश था वो हर्यक वंश था। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है शिशुनाग वंश, जो कि आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, या फिर ये हम कह सकते हैं कि आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद हम आपको मौर्य वंश की पूरी जानकारी दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में, है ना। तो अगर हम शिशुनाग वंश की बात करें, जो शिशुनाग थे, शिशुनाग का संबंध की अगर बात करें बाबू, शिशुनाग का संबंध का, तो ये नाग वंश से संबंधित है। अर्थात शिशुनाग का संबंध नाग वंश से था, इसीलिए इन्होंने कहा जाए कि शिशुनाग वंश का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन था, तो इस वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। इस वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग थे। और आप इनके शासनकाल में मगध की राजधानी जो थी वो परिवर्तित हुई थी। अर्थात इनके शासनकाल में अगर राजधानी की बात करेंगे हम लोग, तो जो इनका राजधानी था, इन्होंने अपना राजधानी वैशाली में बनाए थे, वैशाली में। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि शिशुनाग वंश की जो माँ थी, शिशुनाग की जो माँ थी वो वैश्य कुल से थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा तार्किक नहीं लगता है। शिशुनाग अपने शासनकाल में सबसे पहले अवंती और वत्स को जीत करके मगध के साम्राज्य में मिला लिए थे। तो आप इसे भी लिख लीजिए कि शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध में मिला लिए थे। मगध साम्राज्य में मिला लिए। अर्थात इन्होंने अपने शासनकाल में दो क्षेत्रों को, एक अवंती और एक वत्स को जीते थे। अवंती को जीतने से हुआ यह कि मगध साम्राज्य का पश्चिमी सीमा मलावा तक फैल गया। तो आप इसे भी लिख लीजिए, है ना। अवंती को जीतने के बाद मगध साम्राज्य का पश्चिमी जो सीमा था, मगध साम्राज्य का जो पश्चिमी सीमा था वो फैल करके मलावा तक हो गया। पश्चिमी सीमा का विस्तार मलावा तक हो गया था, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शिशुनाग थे वो किस प्रकार से अवंती को जीते, और जीतने के बाद जो मगध साम्राज्य का जो सीमा था वो मलावा तक फैल गया। इस समय तक आते आते कौशल भी मगध की अधीनता को स्वीकार कर चुका था, और उत्तर भारत के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो मगध को एक अच्छे तरीके से कड़ी टक्कर दे सके। तो शिशुनाग के मृत्यु के बाद कहा कि अगले जो मगध साम्राज्य के शासक होते हैं वो इनका पुत्र होते हैं कालाशोक। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक कौन था? तो भाई ये शिशुनाग का पुत्र था, जो अगले मगध साम्राज्य के शासक बनते हैं, कालाशोक। तो हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक कौन था भाई? तो कालाशोक कहा जाए कि शिशुनाग का पुत्र था। लिख सकते हैं इसमें, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था।
कालाशोक शिशुनाग का कौन था? पुत्र था। जब शिशुनाग की मृत्यु हो गई तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। मगध का शासक बना और इन्होंने अपना राजधानी बदल लिया। आप देख रहे थे कि शिशुनाग के समय मगध की जो राजधानी थी वो कहां था? कहा जाए कि वैशाली में। लेकिन इनके शासनकाल में राजधानी परिवर्तित हो जाता है और वो राजधानी इनके शासनकाल में कहां हो जाता है? तो अगर राजधानी की बात करें तो ये पुनः पाटलिपुत्र लेकर के चलाते हैं। पाटलिपुत्र। जब कालाशोक शासक बना था तो शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध धर्म के जो कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो समय समय पे इनका एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता था। तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस समय कालाशोक 10वें वर्ष में थे, अर्थात अपने शासन के 10वें वर्ष में, कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आप लिख सकते हैं, है ना, कि कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसको समझिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहां हुआ था? तो यह आयोजन वैशाली में किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कालाशोक के बारे में और, तो पुराणों के अनुसार, इस चीज को याद रखिएगा कि ज्यादातर जानकारी हमें पुराणों के अनुसार ही मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पुराण था, तो पुराणों के अनुसार कालाशोक के काक वर्ण कहा गया है। अगर हम पुराणों की बात करें तो कालाशोक को किस नाम से जाना गया है? काक वर्ण के बारे में जाना गया है। ये क्या है? एक काक वर्ण है। ठीक है ना, एक काक वर्ण है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि पुराणों के अनुसार कालाशोक को काक वर्ण कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब कालाशोक अपने राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे तो उसी समय कोई व्यक्ति ने आकर के इनके गला में छुरा मारकर हत्या कर दिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद थे। तो आप इसे एक बार उतार लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको अभी नंद वंश के बारे में अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, तो अगर हम इसके संस्थापक की बात करें बाबू, तो इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक थे, कहा जाए, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद, ये इसके क्या थे? संस्थापक। हालांकि इनके बारे में विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अलग अलग नाम मिलता है। अगर हम बात करें विभिन्न ग्रंथों की, तो विभिन्न जो ग्रंथ हैं, जितने भी कहा जाए कि भिन्न भिन्न ग्रंथ हैं, तो भिन्न भिन्न ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो भिन्न भिन्न ग्रंथों के अनुसार इनका अलग अलग नाम दिखाई देता है। इनका अलग अलग नाम दिखाई देता है। इस चीज को समझना पड़ेगा, दिखाई देता है। जैसे अगर हम एक महाबोधि वंश की बात करें, महाबोधि
वंश। तो महाबोधि वंश के अनुसार, अगर हम बात करें महाबोधि वंश के अनुसार, तो महाबोधि वंश के अनुसार महापद्म नंद का जो नाम मिलता है वह नाम मिलता है उग्रसेन। उग्रसेन। वही अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार इनका जो नाम मिलता है वह मिलता है महापद्म। ठीक है, पुराणों के अनुसार क्या नाम मिलता है? महापद्म। और वही अगर महाबोधि वंश की बात करें तो इनका नाम मिलता है उग्रसेन। हालांकि इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि महापद्म नंद जो थे एक क्षुद्र शासक थे। हालांकि यह बात कहीं तक तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि अगर क्षुद्र शासक होते तो उस समय का जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे वो कभी भी इनको शासक स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसका विरोध करते। तो ये बात कहीं तक तार्किक नहीं है कि महापद्म नंद जो थे वो क्षुद्र से थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुराण में भी इन्हें कहा जाए कि महापद्म नंद नाम मिला है। और पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि जो महापद्म नंद थे वो क्षत्रिय थे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि पुराणों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। क्षत्रिय बताया गया है। पुराणों में इन्हें क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। पुराणों के अनुसार ही अगर हम बात करें, पुराणों के अनुसार ही, तो पुराणों के अनुसार इन्हें परशुराम के अवतार बताया गया है। कि क्या है भाई ये? तो ये जो है परशुराम के द्वितीय अवतार है, कि द्वितीय अवतार है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी इनका नाम क्षुद्र के बारे में नहीं कह सकते हैं। अर्थात ये कहा जो जाता है कि महापद्म नंद एक क्षुद्र जाति से थे, ये गलत है। हालांकि भारतीय और विदेशी साक्ष्यों के अनुसार ये मालूम चलता अवश्य है कि क्षुद्र शासक थे, लेकिन हमारा एक व्यक्तिगत कहना यह है कि अगर ये क्षुद्र होंगे तो उस समय का जो ब्राह्मण था, रूढ़िवादी ब्राह्मण, वो कभी भी इनको शासक के रूप में स्वीकार नहीं करता। पुराणों के अनुसार इनका एक और जानकारी मिलता है कि महापद्म नंद जो थे वो क्षत्रियों के नाशक थे। तो आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महापद्म नंद के बारे में, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग की विजय किए थे। तो आप इसे भी लिख लेंगे। जो खारवेल थे, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अर्थात कहा जाए कि महापद्म नंद ने भी कलिंग विजय किया था। हालांकि आप मौर्य वंश में पढ़े हैं कि अशोक ने भी कलिंग विजय किया था 261 ईसा पूर्व में, तो एक अलग बात है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिलता है हाथी गुफा से कि जब महापद्म नंद कलिंग की विजय किए थे तो वहां से वह जिनसेन की मूर्ति लेके चले आए थे विजय प्रतीक के रूप में। जिनसेन की मूर्ति जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और यह भी जानकारी मिलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग में नहर भी खुदवाए थे। तो ये भी चीज आप चाहे तो लिख सकते हैं कि महापद्म नंद ने कलिंग से जिनसेन की मूर्ति मगध में लाए थे।
इसके अलावा एक और जानकारी मिलता है कि उन्होंने वहां नहर भी खुदवाई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि वहां पे कहा जाए कि महापद्म नंद ने नहर भी कहा जाए कि खुदवाए थे। इसके अलावा महापद्म नंद एक ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद को एकराट के उपाधि से विभूषित किया, मतलब वो खुद ये बोलते अपने आप से एक उपाधि धारण कर लिए, वो था एकराट। अगर बात करें महापद्म नंद के बारे में, तो महापद्म नंद के पास 2 लाख की सेना थी, ये भी याद रखिएगा। इनके पास 2 लाख की सेना थी पैदल वाले, और 20,000 कहा जाए कि घुड़सवार था, घुड़सवार सेना था, और 3 से 6,000 कहा जाए कि हाथी सेना थी। यानी कि एक विशाल सेना बनाए थे। यही कारण है कि नंद वंश के कम से कम महापद्म नंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन जैसे ही महापद्म नंद की मृत्यु होती है, तो इनके बाद के जितने भी शासक आए थे सब के सब दुर्बल दिखाई देते हैं, सब के सब कहा जाए कि कमजोर दिखाई देते हैं। हालांकि नंद वंश में ऐसे टोटल 10 शासकों का जिक्र है। यानी कि अगर हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में कुल 10, कहीं कहीं पे 9 भी दिखाई देता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि 9 या 10 शासक हुए, 9 या 10 शासक हुए। जो कि अंतिम शासक के रूप में जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक घनानंद थे, घनानंद थे। ये एक अंतिम शासक थे, नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद के विषय में यह कहा जाता है कि जो घनानंद थे वो सिकंदर के समकालीन थे, अर्थात जिस समय सिकंदर चारों तरफ आक्रमण कर रहा था तो उसके समकालीन घनानंद भी थे। अगर हम बात करें कि घनानंद के बारे में यह भी बताया गया कि एक लालची शासक था, है कि नहीं। घनानंद एक लालची शासक था, और तमिल ग्रंथ हो या संस्कृत ग्रंथ हो, इन सभी ग्रंथों में ये बताया गया है कि घनानंद के पास अतुल्य संपत्तियां थी। इनके पास इतने सारे संपत्ति था कि कहा जाए कि चूंकि ये सबसे छोटा थे, तो घनानंद ने कहा जाए कि एक बड़ी धनराशि को, एक बड़ी धनराशि करने का मतलब कि 80 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि को वो गंगा के भीतर कहा जाए कि एक पर्वत गुफा में छिपा रखे थे। अगर हम बात करें घनानंद के और बारे में, तो घनानंद के दरबार में चाणक्य आए थे, तो चाणक्य को घनानंद ने अपमानित करके अपने दरबार से बाहर फेंकवा दिया था, और कालांतर में बदले की भावना को लेकर के चाणक्य ने घनानंद से अपना बदला लेने के लिए एक शिष्य बनाए जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद को पराजित किया। इस बात को समझिएगा कि अगर वो, क्योंकि चाणक्य जो थे वो आने वाले खतरों से आगाह करने के लिए आए थे, उस समय घनानंद भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए उसने चाणक्य को अपमानित कर करके भरी दरबार से उन्हें बाहर कर दिया था। तो चाणक्य ने भी यह प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक हम घनानंद को मगध के गद्दी से हटा करके दूसरा शासक को नहीं लाते हैं, तब तक हम अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। और होता यही है कि चाणक्य ने कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद पे आक्रमण करवाते हैं, और घनानंद को पूरी तरीके से पराजित हो जाता है, और तब जाकर के मौर्य वंश की स्थापना होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत है। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।